नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डालते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। यूपी में चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। आपको बता दें कि 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग रहेगी। कांग्रेस के लिए रायबरेली तो भाजपा के लिए लखीमपुर चुनौती रहेगी। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर सीएम शिवराज सौगात देंगे। पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर मिलेगा। भोपाल में राज्य स्तरीय और सभी निकाय में कार्यक्रम लाभार्थी से संवाद भी करेंगे। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का मिशन ग्वालियर चंबल भिंड दौरे के दौरान जन आक्रोश रैली में करेंगे संबोधित। बूथ मंडल सेक्टर के पदाधिकारियों से करेंगे बैठक। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर रूस यूक्रेन तनाव, यूक्रेन की ओर जता दिखा रूसी हथियारों का जखीरा। यूक्रेन बोला जंग जीतने तक लड़ेंगे। चलिए रुक करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर विधानसभा के चौथे चरण में आज 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 2.13 करोड़ मतदाता 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें से 91 महिला प्रत्याशी हैं और स्पेस में कांग्रेस के सामने अपना गढ़ रायबरेली को बचाने की चुनौती है। वहीं सवाल यह भी है कि क्या लखीमपुर कांड के बाद भाजपा वहां पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। अटल का लखनऊ किसका होगा, इसका फैसला भी इस चरण में होगा। आपको बता दें कि यूपी में अब तक 3 चरणों में 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और इस चरण में योगी सरकार के 4 मंत्री समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। चौथे फेज में जिन 59 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें 2017 में भाजपा गठबंधन ने 51 सीटें जीती थी, सपा को 4, जबकि बसपा और कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। हालांकि 2012 में सपा ने इनमें से 39 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। बसपा ने 13, कांग्रेस ने 4, भाजपा ने 3 और पीस पार्टी ने 1 सीट हासिल की थी। रायबरेली, लखीमपुर और लखनऊ पर सबकी नजर है। चौथे चरण की टॉप 5 सीटें हम आपको बताते चले, जिसमें पहली सरोजनी नगर में है, जिसमें सिंह वर्सेस मिश्रा है। आपको दूसरी जो सीट है वो लखनऊ कैंट में है, जिसमें मंत्री वर्सेस गांधी है। तीसरी जो सीट है वो रायबरेली सदर से अदिति वर्सेस कांग्रेस यहाँ पर है। चौथी जो सीट है वो उन्नाव सदर से दिग्गज वर्सेस रेप पीड़िता की मां है। और पांचवी जो हॉट सीट है वो हरदोई में है, जिसमें अग्रवाल वर्सेस वर्मा है। तो चौथे चरण में वो मुद्दे जिनके इर्द गिर्द चुनाव है वो भी हम आपको बताते चले। लखीमपुर खीरी हिंसा, इस चुनाव में लखीमपुर हिंसा का मुद्दा है और सपा और कांग्रेस ने इस मुद्दे को मजबूती के साथ उठाया। लखीमपुर के साथ ही तराई बेल्ट, पीलीभीत में भी बड़ी संख्या में किसान वोटर्स हैं। दूसरी यूपी चुनाव में चौथा फेज आते ही सांड का मुद्दा गरमाया हुआ है। अखिलेश ने अपनी कई सभाओं में खेतों में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर योगी सरकार को घेरा। सिर्फ यही नहीं, सपा ने अपनी घोषणा पत्र में भी सांड से मौत होने पर 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। और ज्यादा जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अकील जी, यूपी में चौथे चरण का मतदान है, क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आज कई मंत्रियों के दांव जो है वो साफ जो है वो दांव पे लगे हुए हैं। हालांकि देखिए, आज 59 सीटों पर होने हैं और इसमें देखा जाए तो 9 जिले हैं। अब इन 9 जिलों के सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। 2.13 करोड़ मतदान और 624 प्रत्याशी अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा रहे हैं। हालांकि इसमें 51 महिला भी हैं। अब ऐसे में यूपी के अब तक की जो 3 चरण हुए उसमें 172 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो वहां के समीकरण कहीं ना कहीं यहाँ अवध में जरूर देखे जाते हैं। निश्चित रूप से अगर देखिए, अगर हम बात करें 51 सीट से, सपा को 4 जबकि बसपा को, कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। ऐसे में गठबंधन को 51 सीट मिली थी। सबसे ज्यादा 2017 में मोदी लहर चला था और उससे 51 सीट बीजेपी के पास हुई थी। हालांकि 2012 में देखिए समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो 39 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। बसपा ने 13 और कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने कुल 3 सीटों पर सिमट गई थी। तो ऐसे में अब रायबरेली, लखीमपुर, लखनऊ, ये जो 3 जिले हैं इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सभी की निगाहें टिकी हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि लखीमपुर हिंसा, लखनऊ में मंत्रियों का, बड़े शहरों का, रायबरेली में आदित्य सिंह का जो कांग्रेस का गढ़ था, सोनिया गांधी का जो गढ़ था, वहां से रायबरेली से कहीं ना कहीं वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में आई। तो इन 3 जिलों में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निगाहें टिकी हुई है। अब अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ कैंट की देखिए, जो मौजूदा मंत्री हैं उनसे उपचस गांधी है, तो वहां पर भी लड़ाई समीकरणीय बनेगी। सरोजनी नगर में देखिए ठाकुर वर्सेस मिश्रा है, अभिषेक मिश्रा वहां से भी है और IPS देख लक्ष्मी सिंह के पति भी वहां पर, रिटायर्ड पति जो है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उतारा है।
रायबरेली में आदित्य सिंह कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गई, बीजेपी से वहां चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पुराने जो वोट बैंक है उसके सहारे उन्होंने दूसरा चेहरा उतारा है, तो वहां पर भी सबकी निगाहें टिकी है। उन्नाव की जो देखा जाए तो उन्नाव में जिस तरह कांग्रेस ने रेप पीड़िता महिला को टिकट दिया है, वहां पर उसको लेकर कहीं ना कहीं सबकी निगाहें टिकी है, क्या वहां पर सहानुभूति मिलेगी कांग्रेस को कि नहीं मिलेगी। भाजपा का भी गढ़ है वो। अब ऐसे में कांग्रेस ने वहां पर भी एक खेला किया। हरदोई की बात कर रहे थे कि हरदोई समाजवादी पार्टी का गढ़ था, अग्रवाल बंधु वहां पर पूरी तरीके से मजबूत हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में रहते समाजवादी पार्टी को बढ़ाया, लेकिन वो जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया अग्रवाल, तो अग्रवाल वर्सेस वर्मा हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां वर्मा उतारा है, लेकिन लड़ाई वहां पर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। इसके अलावा अगर देखें, क्योंकि अग्रवाल के बंधुओं के इर्द गिर्द ही पूरी तरीके से वहां पर जो समीकरण है वो पूरी तरीके से घूमता है। अब सबसे बड़ा जो जिला है वो है लखीमपुर में जिस तरह लखीमपुर खीरी में हिंसा हुआ है, उस चुनाव को लेकर पूरी तरीके से वहां का मुद्दा छाया हुआ है वहां। लेकिन देखा ये भी देखने को मिला था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाया था और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। हालांकि प्रियंका गांधी सबसे पहली चेहरा थी जो वहां तक सीतापुर तक पहुंची और सीतापुर के बाद लखीमपुर सबसे पहले पीड़ितों से मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुद्दा गहराया था। तो बेल्ट जो वहां का बेल्ट है वो पूरी तरीके से किसानों का है, बाढ़ क्षेत्र इलाका है और नेपाल से सटा हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि लखीमपुर में जो मुद्दा रहेगा वो किसानों का मुद्दा रहेगा और लखीमपुर हिंसा का मुद्दा रहेगा और सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो पूरी तरीके से छुट्टा जानवर रहेगा। सटा जो वहां से पीलीभीत जो सटा हुआ वहां पर भी बड़ी संख्या में वहां पर किसान है। जो किसान और लखीमपुर जो हिंसा हुई वो पीलीभीत में भी वहां पर भी दिखेगी। अब आते हैं जो जिस तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फेज का चुनाव आया है, वहां पर कहीं ना कहीं छुट्टा जानवरों का मुद्दा पूरी तरीके से गर्माता जा रहा है। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से हर मंच से देखिए मौजूदा सरकार को छुट्टा जानवर पे घेर रहा है। अब आवारा पशुओं को लेकर समस्या सबसे बड़ी है किसानों को, इसको लेकर योगी सरकार को विपक्ष घेर रहा है। सिर्फ ये नहीं, सपा ने अपने घोषणा पत्र में भी देखिए 5 लाख का मुआवजा देने के लिए ऐलान भी किया। सांड से किसी की मौत होती तो हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख का मुआवजा देंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह पूरी तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये तमाम लोग पूरी तरीके से उन्हें घेरते नजर आ रहा है छुट्टा जानवर को लेकर। तो अब छुट्टा जानवरों का जो मुद्दा है वो यहाँ से किसानों के बेल्ट से शुरू होगा तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल तक जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं और बड़े बड़े जो समीकरण हैं जिनके सांख दांव पे लगे हैं वो आज पहले जो चौथे चरण में है वो लगेगा। अब अगर हम लखनऊ की बात करें तो जो पूर्व मंत्री हैं और भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष टंडन, उनके पिता देखिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं, तो ऐसे में अब उनकी भी सांख दांव पे लगी है। लखनऊ कैंट की बात करें तो मंत्री वर्सेस भाजपा प्रत्याशी जो ब्रजेश पाठक हैं, कानून मंत्री रहे हैं, उनकी भी सांख दांव पे लगी है। बख्शी तालाब में भी देखिए समाजवादी पार्टी से गोमती यादव की सांख दांव पर लगी है। मलियाबाद सीट पे भाजपा के जयदेवी है, वहां से लड़ रही है, उनकी भी सांख दांव पर लगी है। और सरोजनी नगर की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी वर्सेस अभिषेक मिश्रा है, यानी अभिषेक मिश्रा और लखनऊ के जो सरोजनी नगर में आईपीएस की जो लक्ष्मी सिंह उनके पति और समाजवादी पार्टी के अभिषेक मिश्रा जो अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। तो ये तमाम लोगों की जो साख है वो दांव पर लगी है। सबसे अहम बात है कि हरदोई सीट पर भाजपा के नितिन अग्रवाल की, क्योंकि वो यहाँ पर पूरी तरीके से वर्चस्व कायम रखते हैं, तो यहाँ पर भी उनकी देखने को मिला कि पूरी तरीके से वर्चस्व ये पूरी समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अखिल जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर आज पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों को घर मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1925 करोड़ की लागत से निर्मित 50,000 पीएम आवासों में गृह प्रवेश कराएंगे। 1155 करोड़ की लागत से 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन होगा। दोपहर 3 बजे भोपाल में राज्य स्तरीय और सभी निकायों में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सौगात देंगे। मुख्यमंत्री 1925 करोड़ की लागत से निर्मित 50,000 पीएम आवासों का आज गृह प्रवेश कराएंगे। 1155 करोड़ की लागत से 30,000 नवीन आवासों का भूमि पूजन आज किया जाएगा। दोपहर 3 बजे भोपाल में राज्य स्तरीय और सभी निकायों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो वर्चुअली इस कार्यक्रम को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजित किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ गए हैं। जी विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पीएम आवास योजना के तहत
कई घरों का गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं और कई आवास योजना के तहत भूमि पूजन करने जा रहे हैं। इस तरीके से कई सौगात जो है वो मध्य प्रदेश वासियों को मिलती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी? जी, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लगातार प्रधानमंत्री योजना में जो हितग्राही हैं उनको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की बात की जाए तो बीते कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हितग्राही हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ दिया था। जो पहली किस्त की जो राशि थी वो सीधे हितग्राहियों के खाते में गई थी, जिसके बाद आज की बात की जाए तो राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पे एक बार फिर जो मध्य प्रदेश के जो प्रधानमंत्री योजना के जो हितग्राही हैं उनके खाते में करीब 250 करोड़ की जो राशि है वो आंतरित की जाएगी। साथ ही बात की जाए ये जो 250 करोड़ की जो राशि आंतरित की जाएगी, जिसमें करीब 26,500 ऐसे हितग्राही हैं जिनको प्रधानमंत्री योजना के तहत जो पहली किस्त है वो मिलती नजर आएगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब मध्य प्रदेश के 30,000 नवीन जो आवास हैं उनका भूमि पूजन करेंगे, जिसमें करीब 50,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जा रहे हैं, जिससे जो आम जो लोग हैं उनको भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो लगातार प्रधानमंत्री की जो योजना है, जो सपने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए तो लगातार उसको धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार काम कर रहे हैं। और बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में लगातार जो ऐसे जो लोग हैं जिनके सर के ऊपर छत नहीं है और जिनके कच्चे मकान हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है। उसी की तर्ज पर आज एक बार फिर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल पे करीब 3 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के ऐसे कई हितग्राही हैं जिनसे सीधा संवाद भी करेंगे और उनके खाते पर जो सहायता राशि है प्रधानमंत्री आवास योजना की वो सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खाते पर पहुंच जाएगी। जी चलिए विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर एक और हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ मिशन ग्वालियर चंबल पर हैं। आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भिंड दौरे पर रहेंगे, जहां से वो बूथ मंडलम सेक्टर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं दौरे के दौरान जन आक्रोश रैली को भी संबोधित करेंगे। कमलनाथ का मिशन ग्वालियर चंबल भी निकल के आ रहा है, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ मिशन ग्वालियर चंबल पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए विवेक राणा हमारे साथ बने हुए हैं। जी विवेक, का कमलनाथ का मिशन ग्वालियर चंबल जो है वो भी सामने आ रहा है, कैसे देखे इसे? कांग्रेस पार्टी 2023 की विधानसभा चुनाव की जमीनी हकीकत के लिए जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले कमलनाथ की यदि बात की जाए तो कमलनाथ ने कुछ दिन पहले ही बुंदेलखंड और बिंद में लगातार दौरे किए थे, और बूथ स्तर की बात की जाए, मंडलम स्तर की बात की जाए तो तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात किए थे, और वहाँ जाकर जो जन आक्रोश रैली की बात की जाए और तमाम जो अभियान है, घर चलो घर घर चलो अभियान है, वो कमलनाथ द्वारा चलाए गए थे। मगर अब जो कमलनाथ है वो अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र पर रुख करने वाले हैं। आज भिंड में कमलनाथ 11:30 बजे जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही बूथ विस्तार जो उनकी जो योजना है, मंडलम है, बूथ विस्तार है, तमाम ऐसे जो उनके कार्यक्रम है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी पार्टी भी बूथ विस्तार अभियान चला रही है और लगातार कांग्रेस पार्टी बूथ को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यकर्ताओं से बैठक और मीटिंग कर रहे हैं। उसी की तर्ज की बात की जाए तो उसी की तर्ज पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अब कमलनाथ का जो दौरा है वो देखने को मिलेगा। पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि 2018 की आंकड़ों की बात की जाए तो 2018 में कांग्रेस को ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कई ऐसी सीट है जिसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे करीब 43 सीटें आती हैं। और कांग्रेस की यदि बात की जाए तो 2018 में ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कांग्रेस को कम सीट मिली थी, जिसके बाद अब जमीनी हकीकत जानने के लिए और सीटों को मजबूत करने के लिए, बूथ को मजबूत करने के लिए कमलनाथ का ये आज का जो दौरा है भिंड बड़ा अहम माना जा रहा है। अब देखना है कि कमलनाथ का जिस प्रकार से जो दौरा है और साथ ही जन आक्रोश जो रैली है वो भी रहेगी, और कमलनाथ कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते भी नजर आएंगे। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की बात की जाए तो बीते कुछ दिन से लगातार जो कमलनाथ हैं वो अपने निवास पर या प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार बैठक कर
कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों से बैठक की है, पदाधिकारी से बैठक की और एक टूक सटीक जवाब उनसे मांग रहे हैं कि तैयारी जो है 2023 की वो कैसे होगी और क्या रोड मैप रहेगा। अब देखने वाली बात है कि भिंड में जिस प्रकार से कमलनाथ का आज जो दौरा है वो कैसा रहेगा, किन किन कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और रणनीति 2023 को लेकर, भिंड को लेकर, खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र को लेकर क्या कमलनाथ बनाते हैं। जी बिल्कुल विवेक, 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में कहीं ना कहीं कमलनाथ तो दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने वहां पर नारी दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट के तहत वो नारा देकर कहीं ना कहीं प्रभावी भी रहा वो नारा। तो जब 2023 की अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो क्या जो रणनीति उत्तर प्रदेश में अपनाई गई है वही मध्य प्रदेश में अपनाई जा सकती है? क्योंकि अभी भी देखने में आ रहा है कि कई महिला कांग्रेस जो है वो इस पर काम करना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया गया था और मध्य प्रदेश में भी लगातार लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी की जो महिला विंग्स हैं वो लगातार काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पे काम कर रही है। जो महिला कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार अपनी जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, अलग अलग जिलों में लगी हुई हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा है वो जो दिया गया था उत्तर प्रदेश में, उसका जो असर है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। मगर रणनीति की बात की जाए तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो रणनीति कांग्रेस ने तय की गई है तो उससे साफ ये हो गया है कि मध्य प्रदेश की जो भी रणनीति रहेगी 2023 के लिए वो उससे ज़्यादा नई रहेगी, अपडेट रहेगी। क्योंकि 2018 की बात की जाए तो 2018 में सबसे पहले आदिवासी, दलित और बात की जाए ओबीसी वर्ग, इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने साधी थी। और कमलनाथ की यदि बात की जाए तो कमलनाथ ने जब से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली है उसके बाद से पूरा जो फोकस है वो तीनों वर्ग के वोटरों पर रहा है। तो 2023 की यदि बात करें अंशुल, तो 2023 में भी जो कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो युवा वर्ग, आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्गों के साथ पूरा फोकस रहेगा। और साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा जो नाकामियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उनको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी आम जनता के घर भी जाना शुरू कर दिए, घर घर चलो अभियान के तहत। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर महीने भर से युद्धाभ्यास कर रही रूस की सेनाएं अमेरिका, यूरोप की धमकियों को दरकिनार करते हुए यूक्रेन के 2 प्रांतों में घुस गई हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को आजाद देश घोषित कर दिया। रूस की इस कार्रवाई के बाद अमेरिका भी एक्शन मोड में आ गया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया में अपनी सैन्य तैनाती बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन साफ कर चुके हैं कि वो नाटो की एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका की तनातनी के बीच रूसी सेना के सैकड़ों ट्रक का काफिला यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक न्यूज एजेंसी ने प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से खबर दी है कि ये काफिला रूसी शहर बेलगोरोद से होते हुए यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक जा रहा है। वहीं हंगरी ने भी घोषणा कर दी है कि वो यूक्रेन से लगी बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती करेगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी साफ लहजे में कहा है कि छोटे बड़े हमले जैसा कुछ भी नहीं होता, हमला सिर्फ हमला होता है। हम प्लान ए के तहत हर तरह के डिप्लोमेटिक टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद प्लान बी में हमने हर शहर, हर गांव और एक इंच जमीन के लिए तब तक लड़ेंगे जब तक जीत नहीं जाते हैं। तो रूस और यूक्रेन में तनाव लगातार जारी है। रूस के और यूक्रेन तनाव से अमेरिकी शेयर मार्केट में भी उथल पुथल मची है। युद्ध की तरफ बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। रूस के 100 से ज्यादा ट्रक यूक्रेन की तरफ रवाना हुए। तो हमारे साथ में रक्षा विशेषज्ञ मेजर अली शाह हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। जी शाह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूक्रेन का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, अब रूस ने भी अपने टैंक जो है वो रवाना कर दिए हैं। कल तक की ये जो खबर थी उसमें ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा था कि युद्ध यहां पर हो सकता है, आगाज इसका हो सकता है, लेकिन अब जब टैंक भी वहां पर रवाना कर दिए हैं, क्या स्थिति समझे इसे? जी देखिए, यूक्रेन अभी तक हम सोचे थे कि हाइब्रिड वॉरफेयर है और हाइब्रिड वॉरफेयर में तकरीबन वहां पे दुश्मन को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसके आर्म, उसके कंधे मोड़े जाते हैं जब तक वो घुटने के बल ना आ जाए। और ये चीन इसमें माहिर है एक तरीके से, वो एक साइकोलॉजी वॉरफेयर रखता है। तो उसी तरीके से हम ये कह रहे थे कि भी रशिया भी शायद इसी तरीके से करी, हालांकि उसकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल अभी वो चाहती यूक्रेन पे हमला बोलना,
तो सन 2014 में जब उसने क्रिमिया पे हमला बोला था तब ये कर सकती थी। उसके बाद फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने भी ये फेसबुक पे वीडियो लगाया था कि रशिया हम पे 16 फरवरी को हमला बोलेगी। और अमेरिका ने कहा था कि जब ये बीजिंग ओलंपिक्स खत्म हो जाते हैं 20 फरवरी के आसपास हमला बोलेगी रशिया यूक्रेन पे। और इनकी डिप्लॉयमेंट बिल्कुल तेज रफ्तार से वहां पे आ गई थी, यहां तक के भी इन्होंने अपने टैंक्स, गाड़ियों पे, आर्मर्ड व्हीकल्स पे जेड साइन लगा रखा था रेक्टेंगल्स में, एक फ्रेंडली फायर को अवॉइड करने के लिए। अब मेरा ऐसा मानना था कि 4 वजह हो सकती हैं जिससे रूस इस पे यूक्रेन पे हमला नहीं करेगी। ऐसा कल तक मैं कह भी रहा था। आज मैं थोड़ी अपनी राय हल्की सी बदलता हूं और ये खास 4 वजह कल तक जो थे मेरे वो ये थे कि देखिए, हम सब देशवासी नहीं दुनियावासी अमन शांति चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि जंग हो, युद्ध हो, खून खराबा हो, पहली बात तो। दूसरी बात, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही नीचे डाउन है। इसको अगर आगे लाना है तो पहली बात तो कोई युद्ध अगर हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमी देश की नहीं, रूस और यूक्रेन की नहीं, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी कम से कम सालों पीछे जाएगी। तीसरी बात, कोरोना वायरस का जमाना है, ये महामारी का जमाना है और ये कोरोना काल चल रहा है तो गलत टाइम है। चौथी बात, एक मिलिट्री तरीके से अगर देखा जाए, स्ट्रैटेजिकली, टैक्टफुली, तो मैं ये उदाहरण दिया था मैंने कि मिड 60s में क्या हुआ था। हिंदुस्तान में फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो तब हिंदुस्तान के राष्ट्रपति इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था क्या हिंदुस्तान की सेना तैयार है चीन पे धावा बोलने के लिए? उन्होंने 2 वजह से खास तौर से बोला नहीं, हम तैयार नहीं है। क्यों? बताता हूं मैं आपको क्यों। उन्होंने कहा था कि भाई अभी दरअसल वहां पे हाई एल्टीट्यूड इलाके में अंशुल जी वहां पे बर्फ पिघल रही है, तो ये सही मौका नहीं है, सही टाइम नहीं है कि हमारी आर्मर्ड टैंक्स वहां पे डिप्लॉय हो पाएंगी। दूसरी बात, हमारी जो ट्रूप्स हैं, हमारी जो फौज है वो एक्लेमेटाइज नहीं है। बस मैं वही लॉजिक यहाँ पे कह रहा था कि देखिए, ये रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के इलाके पे अभी वहां पे बर्फ जो है पिघल रही है, तो जाहिर सी बात है हर टाइम है कोई भी टैंक या आर्मर्ड व्हीकल वहां से जाहिर सी बात है फिसलेंगे और इसमें नुकसान 2 तरह से होगा। अब देखिए, जो नेटो अलायंस का जो नेटो एक्ट है उसका एक्ट 5, उसका जो आर्टिकल 5 है नेटो अलायंस का, इसमें 29 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि लीबिया के पुराने के ओल्ड राष्ट्रपति उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। अब वो एक्ट 5 क्या कहता है? वो कहता है कि नेटो अलायंस के किसी भी अगर देश पे ऐसा हमला हुआ किसी भी देश का, तो पूरी जितने भी नेटो अलायंस है यूनाइट हो जाएंगी और उसको एक तरीके से निजी हमला समझेंगी, पर्सनल अटैक समझेंगी और उस देश पे उसी तरीके से ठीक तरीके से कारगर कार्रवाई करेंगी। तो ये 4 खास वजह थी। लेकिन कल क्या हुआ? कल रूस ने यूक्रेन की 2 जगहों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। उससे बहुत देशों की नाराजगी है। अब देखिए, जापान ने भी सैंक्शन इम्पोज करे हैं और जापान ने यह भी बोला है कि जितने भी वहां के जो 2 सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट स्टेट्स वहां के जो रशिया ने निकाले हैं उनको हम तो वीजा नहीं देंगे, पहली बात तो। और जो अमेरिका और यूरोप की जो फाइनेंशियल हेल्प है वो इनको भी नहीं मिलेगी। तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिए, यूके ने सैंक्शन लगा दिए, जापान ने सैंक्शन लगा दिए हैं। मतलब कोई एक देश ऐसा नहीं है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनकी बात हुई थी व्लादिमीर पुतिन से, मगर ये और 62 मिनट्स की फोन कॉल गई थी जो बाइडेन की और व्लादिमीर पुतिन की तकरीबन 1 हफ्ते पहले, लेकिन व्लादिमीर पुतिन टस से मस नहीं हुए और वो माने नहीं बात। अब देखिए, पूरे जितने भी हिंदुस्तान का कल जहाज आया है एयर इंडिया का 1946 11:30 बजे रात को, वो 242 पैसेंजर ऑन बोर्ड लेकर आया है, ज्यादातर इसमें स्टूडेंट्स थे। और हिंदुस्तान के जो वहां पे जो एम्बेसडर हैं यूएन में, उन्होंने ये भी खास बोला है कि देखिए 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और वो बॉर्डर इलाके में भी हैं। और जो 2014 में जब रूस ने हमला किया था क्रीमिया पे, तब जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड ट्रेंचेस, बंकर्स, अंडरग्राउंड क्रेवास बनाए गए थे। ये बचाव के लिए होते हैं मोटर आर्टिलरी शेलिंग की वजह से। अगर आर्टिलरी शेलिंग हो गई बिल्डिंग के ऊपर तो पूरी बिल्डिंग गिरेगी और कैजुअलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम अंडरग्राउंड जाते हैं तो हमें बचाव है। अब देखिए, जब पूरे के पूरे देश आपस में यूनाइट भी हो रहे हैं और रशिया को बोल रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, ये कोई तरीका नहीं है। और अनप्रोवोक्ड, बिल्कुल अनप्रोवोक्ड इन्होंने रशिया ने इन पे आज और कल में अभी एक तकरीबन एक तरीके से हम कहेंगे, कल तक मैंने ये माना था कि ये हमला नहीं होगा। आज मैं थोड़ी राय हल्की हल्की अपनी बदल रहा हूं।
हाँ क्या आप देखते हैं हो क्या वहां पे, क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं, हालात तो बिगड़ रहे हैं और ये चांस कोई भी लेना नहीं चाहेगा। हाँ, अमेरिका ने एक एडवाइजरी नहीं, एक ऑर्डर जारी किया था कि जितने भी इनके डिप्लोमेट्स हैं एम्बेसी खाली करके वापस आ जाएं। हिंदुस्तान ने तो एडवाइजरी जारी की थी कि भाई वो निर्णय, फाइनल निर्णय तो आप पे छोड़ा था। अभी 6 फ्लाइट ऑपरेट होंगी, 22 को हुई, 26 को हुई, 28 को होगी और ये फ्लाइट जाती रहेंगी। तो हमने जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी करे हैं ये पहली मर्तबा नहीं, जब गल्फ पर हुआ तब भी। बिल्कुल, मतलब जो स्थिति है बिल्कुल तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है और इसे कैसे भी हम देख सकते हैं, लेकिन युद्ध हो भी सकता है अभी भी। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं इसमें युद्ध तो बिल्कुल हो ही सकता है, ये इसको कहा जा सकता है अभी जिस तरीके की स्थितियां लगातार बनती हुई नजर आ रही है। जी, इसमें अभी जिस तरीके की, क्योंकि कल तक मेरा अनुमान मानना था कि नहीं ऐसा होएगा ही नहीं, तो रशिया तो हाइब्रिड वॉरफेयर कर रही है। अभी जिस तरीके का तनाव वहां पे बना हुआ है तो जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, हमको बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर युद्ध वहां पे किसी भी जबरदस्त युद्ध वहां पे बिछड़ सकता है। दूसरी बात तो मैं ये भी कहूंगा कि मगर अगर युद्ध बिछड़ता भी है तो तीसरे विश्व युद्ध की ओर नहीं जाएगा। इसकी खास वजह है, हालांकि नेटो अलायंस है, दुनिया भर की इंटरनेशनल कम्युनिटी रशिया के खिलाफ जा रही है और बोल रही है कि मत को सुधर जाओ, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध में ये नहीं जाएगा फिर भी। चलिए, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हम बात कर रहे थे यूक्रेन में लगातार तनाव जो है वो देखने को मिल रहा है, युद्ध की तरफ पूरा देश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात और भी निकलकर सामने आई है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में युद्ध होता है तो तीसरे वर्ल्ड वॉर की जो स्थितियां हैं वो काफी किसी हद तक साफ हो गई हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।